हेलो बच्चों, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको याद रखना बहुत अच्छे से। कॉन्टेक्ट ऑफ कॉनिक्स, जैसे दो कॉनिक्स हमें गिवन हैं और में दो कॉनिक एक दूसरे को किस टाइप से काटें कि उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम कुछ नाम दे सकते हैं, वही आपको याद रखने हैं। जैसे समझना, यहाँ पे हेडिंग हमने डाली कॉन्टेक्ट ऑफ कॉनिक्स, यानी जब कॉनिक्स दो कॉनिक एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर, तो उसी के हिसाब से उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कुछ नाम होते हैं, तो वो आपको याद रखने। पहले इसमें है कॉन्टेक्ट ऑफ द जीरोथ ऑर्डर। कॉन्टेक्ट ऑफ द जीरोथ ऑर्डर इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट, यानी दो कॉनिक एक दूसरे को 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो हम कॉन्टेक्ट को बोलेंगे कॉन्टेक्ट ऑफ जीरोथ ऑर्डर। जैसे यहां पे एक फिगर बनी हुई है, यहां पे एक कोनिक ये है, एक कोनिक ये है, और दोनों कोनिक एक दूसरे को 4 डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस पर ये दोनों कोनिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, चारों पॉइंट अगर यहां पर डिस्टिंक्ट हैं, तो यहां पर कॉन्टेक्ट को बोलेंगे कॉन्टेक्ट ऑफ जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन है कॉन्टेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्टेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इफ 2 ऑफ द 4 पॉइंट्स आर कोइंसाइड, अगर 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, कोइंसाइड करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो उसको बोलते हैं, हम कॉन्टेक्ट को बोलेंगे कॉन्टेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे एक फिगर बनी हुई है, यहां पे अगर देखो, ये एक कोनिक आपका ये है, दूसरा कोनिक ये है, और ये दोनों कोनिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर इस वाले पॉइंट को अगर देखोगे P और Q यहां पर कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड कर जाने का मतलब यह है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं या एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो यहां पर देखो P और Q दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट करेंगे, R और S यहां पर डिस्टिंक्ट होंगे। तो इस टाइप में अगर आपकी इस टाइप की कोई फिगर आती है, तो यहां पर कॉन्टेक्ट को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कॉन्टेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पे देखो डबल कॉन्टेक्ट इफ P एंड Q कोइंसाइड एज ऑल्सो R एंड S, अगर P और Q R और S की तरह ही कोइंसाइड कर जाए, यानी P और Q भी कोइंसाइड करते हो, R और S भी कोइंसाइड करते हो, तो कॉन्टेक्ट को बोलेंगे हम डबल कॉन्टेक्ट। तो यहां पे इसकी फिगर देख सकते हो, फिगर है, एक कोनिक हमारा ये है, दूसरा कोनिक हमारा ये है, ये दोनों कोनिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन यहां इस वाले पॉइंट पर P और Q कोइंसाइड कर जाते हैं, इस वाले पॉइंट पर R और S कोइंसाइड कर जाते हैं, तो कॉन्टेक्ट को यहां पर हम डबल कॉन्टेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहां नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्टेक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। कॉन्टेक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर का मतलब यह है, जैसे P Q R कोइंसाइड, यानी 3 पॉइंट P Q R, तो ये आपके कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी P Q R एक ही पॉइंट को डिनोट करेंगे, और जो S है वो डिस्टिंक्ट रहेगा, S अलग रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे हमने यहां पर ये कोनिक इंटरसेक्ट करते हुए दिखाएं, एक कोनिक हमारा ये है, दूसरा कोनिक ये है, इस वाले पॉइंट पर P Q R यहां पर कोइंसाइड कर जाते हैं, लेकिन S वाला जो पॉइंट है ये यहां पे डिस्टिंक्ट है, अलग है, ठीक है ना। तो यहां पे जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट को बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट ऑफ द थर्ड ऑर्डर, अब थर्ड ऑर्डर में क्या होगा इसको बहुत ध्यान से समझना। थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना, इफ ऑल 4 पॉइंट्स आर कोइंसाइड, अगर चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएं, यानी चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएं, या फिर एक ही पॉइंट को डिनोट करते हो, तो वहां पर हम इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे एक कोनिक हमारा ये है, एक कोनिक ये है, इस वाले पॉइंट पर P Q R S चारों के चारों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट को यहां पर डिनोट करते हैं या एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्टेक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके काम आ सकती हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर टेंजेंट्स। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी कॉनिक के ऊपर 2 टेंजेंट हमें डालनी है और दोनों की कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालनी है, तो कंबाइंड इक्वेशन को हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, समझना। यहां पर जैसे ये कॉनिक है और ये एक्सटर्नल पॉइंट हमारा K है, K के कोऑर्डिनेट यहां पर x1 y1 है, तो अगर x1 y1 पॉइंट से इस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट जैसे आप देख सकते हो KP है, एक KQ है,
तो केपी और के क्यू की कंबाइंड इक्वेशन अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें जो कॉनिक की इक्वेशन दे रखी होगी, इस टाइप से कॉनिक की इक्वेशन दे रखी होगी, इसको हम यहां पे हमेशा याद रखना, इसको एस कहेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टी निकाला जाएगा। टी यहां पे टेंजेंट को डिनोट करता है, ठीक है ना, टी टेंजेंट को डिनोट करता है। जब भी आपको टी निकालना होगा तो टी कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में टी को निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में रिप्लेस कर दोगे, वाई स्क्वायर को वाई y1 में रिप्लेस करोगे, 2xy को x y1 प्लस x1y में रिप्लेस करोगे, और 2x को x प्लस x1 में रिप्लेस करोगे, 2y को y प्लस y1 में रिप्लेस करोगे, ठीक है ना। याद रखना, जब भी आपको t निकालना होगा, t निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को x x1 में, y स्क्वायर को y y1 में, 2xy को x y1 प्लस x1y में, और 2x को x प्लस x1 में, 2y को y प्लस y1 में रिप्लेस करना होगा। हमेशा आप यही करना है, इसको याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में रिप्लेस करेंगे, 2xy को x y1 प्लस y x1 में रिप्लेस करेंगे, y स्क्वायर को y y1 में करेंगे, 2x को हम x प्लस x1 में करेंगे, 2y को हम y प्लस y1 में रिप्लेस करेंगे, c को सेम रखेंगे, कॉन्स्टेंट है वो सेम रखेंगे उसको। तो यहां से हम t निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब एक निकालना होता है हमें S1, ठीक है ना। S1 कैसे निकलेगा उसको वो ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पे जो S दे रखा है S, इस S में हम क्या करेंगे, इस S में जहां भी X होगा, X को X1 में और Y को Y1 में रिप्लेस करके जो बनेगा उसको S1 कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको S1 कहेंगे। कैसे, देखो जैसे यहां है तो हम यहां X को X1 में रिप्लेस कर देंगे, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे H, XY को लिखेंगे हम X1 Y1, और प्लस यहां पे इसको लिखेंगे अभी b, ये आएगा y1 का स्क्वायर, प्लस ये आएगा आपका 2g, यहां पर ही कितना आएगा x1, यहां पर ये आएगा 2f, यहां पर ये आएगा y1, और प्लस कितना c। तो s1 जब भी निकालना होगा तो हम x को x1 में और y को y1 में रिप्लेस करके इस तरह से s1 को निकाल देंगे, और फिर s को s1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इक्वल में टी स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन होगी टेंजेंट्स की। टेंजेंट कौन कौन सी टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन होगी, KP और KQ की कंबाइंड इक्वेशन को S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। S हमें जो भी कर्व दे रखी होगी उस पूरे को ही S बोलेंगे। यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है इसको S बोलेंगे। ये हमने यहां से T बनाया है, ये हमने यहां पे S1 बनाया है, S की S1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको टी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। ये जो इक्वेशन सॉल्व करके बनेगी इसी को हम कहेंगे कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है ना। किसकी, टेंजेंट्स की। कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट हमारा यहां पर क्या x1 y1 है, किसका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस कोनिक के ऊपर इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, और उन टेंजेंट्स का यहां पर ये कंबाइंड इक्वेशन हमने लिखी है एस S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कन्फोकल कोनिक्स। अब ये कन्फोकल कोनिक्स क्या होता है, देखो वो सभी कोनिक्स जिनके फोकाई चेंज नहीं होते हैं, जिनके फोकाई सभी के सेम होते हैं, उन सभी कोनिक्स को हम कन्फोकल कोनिक्स कहते हैं। ऑल दोज कोनिक्स विच हैव द सेम 2 पॉइंट्स एज देयर फोकाई, यानी जिनके दो फोकाई हमेशा सेम रहते हैं, उन सभी कोनिक्स को हम कन्फोकल कोनिक्स कहते हैं। एक इक्वेशन को याद रख सकते हो कन्फोकल इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहां पे ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है अ फैमिली ऑफ कन्फोकल्स। ये कन्फोकल्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हम यहां पर बोलते हैं पैरामीटर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर की इक्वेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, समझना बहुत ध्यान से। जैसे यहां हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का ये सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट हमने लिया x y z, और ये इसकी रेडियस है। तो यहां से हम स्फीयर की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हम x माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस लिखेंगे y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारी है यहां पर स्फीयर की इक्वेशन। अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो और हमें यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट पता हो, तो हम सेंटर से और रेडियस की हेल्प से इसमें x1 y1 z1 को और r को पुट करके स्फीयर की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अच्छा, जनरल इक्वेशन स्फीयर की क्या होगी, जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्फीयर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स सेम होने जरूरी हैं।
देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। याद रखना कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। तो स्फीयर की जनरल इक्वेशन यहाँ पर ये है। और अगर यहाँ पे हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो यहाँ पे देखो ये 2u है, तो 2u का हाफ विद नेगेटिव साइन, 2v का हाफ विद नेगेटिव साइन, 2w का हाफ विद नेगेटिव साइन, यानी -u -v -w को हम सेंटर के कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। अगर हमें रेडियस निकालनी है तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे d को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर की डायमीटर फॉर्म है। डायमीटर फॉर्म का मतलब डायमीटर से है, जैसे ए बी, यहाँ पर एक डायमीटर है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 z2 है। तो जो हमारे यहाँ पर जो डायमीटर है, डायमीटर के दो एक्सट्रीमिटीज हमारे पास है ए और बी। तो दो एक्सट्रीमिटीज है ए और बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट अगर पता है तो हम यहाँ पे डायमीटर फॉर्म लिख सकते हैं स्फीयर की। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन को लिखने का एक तरीका हमारे पास है। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 ऐसे लिखेंगे। और z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 ऐसे लिखेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं हम डायमीटर फॉर्म ऑफ द स्फीयर। बच्चों स्फीयर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर थ्रू द सर्किल दिस एंड द पॉइंट 1 2 3। इसने सर्किल किसको बोला, याद रखना जब किसी स्फीयर की इक्वेशन को प्लेन के साथ लिखोगे तो वो डिनोट सर्किल को करेगा। याद रखना ये किसकी इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन है। कॉमा लगा के हमने लिखा यहां पे प्लेन की इक्वेशन को। जब स्फीयर की इक्वेशन को कॉमा लगाकर आप प्लेन की इक्वेशन के साथ लिखोगे तो ये सर्किल की इक्वेशन को डिनोट करेगा। तो यहां से यहां तक ये पूरी एक सर्किल की इक्वेशन है और हमें निकालनी है स्फीयर की इक्वेशन जो इस सर्किल से पास होता है और इस पॉइंट 1 2 3 से भी पास होता है। यानी एक सर्किल से पास होने वाला और एक पॉइंट 1 2 3 से पास होने वाला हमें निकालना है स्फीयर की इक्वेशन को निकालना है। तो उसका तरीका समझना बहुत ध्यान से। हम क्या करेंगे, पहले 9 को इधर करके एक साइड के 0 कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 को हम यहां पर लिखेंगे। फिर यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 और इसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करके 0 के इक्वल रखेंगे। ये बन जाएगी स्फीयर की इक्वेशन जो उसने पूछ रखी है। लेकिन उसने कहा कि जो भी स्फीयर हमें निकालना है वो 1 2 3 पॉइंट से पास भी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो स्फीयर फर्स्ट हमने बनाया है, ये जो फर्स्ट स्फीयर है ये 1 2 3 से पास भी होगा। अगर ये 1 2 3 से पास होगा तो 1 2 3 ये कोऑर्डिनेट इस फर्स्ट स्फीयर को सेटिस्फाई भी करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि x को 1, y को 2 और z को 3 पुट करके हम इसमें लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हमने x को 1, y को 2, z को 3 पुट कर दिया इस पूरी इक्वेशन के अंदर और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे -1/3। अब लैम्डा की वैल्यू -1/3 को इसमें वापस रख के सॉल्व कर देंगे। यही हमारी फाइनली उस स्फीयर की इक्वेशन निकल जाएगी जो स्फीयर इस सर्किल से पास होगा और इस पॉइंट 1 2 3 से भी पास होगा। बच्चों अगर दो स्फीयर एक दूसरे को किसी एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो एंगल हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है और C1 और C2 इनके सेंटर्स हैं और R1 R2 इनकी रेडियस है और दोनों P पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और मान लो कि यहां पर ये वाला जो एंगल है ये थीटा है और यही एंगल हमें निकालना है। तो याद रखना इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना, कोस इनवर्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। यहाँ पे जो D है वो C1 और C2 दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, इसको याद रखना, ठीक है। ऑर्थोगोनल स्फीयर्स क्या होते हैं, जब दो स्फीयर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको हम ऑर्थोगोनल स्फीयर कहते हैं। याद रखना जैसे यहां पर सपोज करो एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनको हम ऑर्थोगोनल स्फीयर कहेंगे। और यहां पर इसकी कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी 2, यहां पे लिखेंगे u1 u2 और प्लस यहां पे लिखेंगे 2v1 v2 और प्लस यहां पे लिखेंगे 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अगर ये कंडीशन दो स्फीयर की इक्वेशन के लिए वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल स्फीयर हैं।